So we have been trying to understand what Leslie Hazelton says in her book, The First Muslim, The Story of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We are on page number 36. अगर पेज नंबर्स डिफरेंट है, अगर हमारे एडिशंस डिफरेंट हैं, तो दिस वुड बी चैप्टर 4. तो अभी हम चैप्टर 4 को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो लेट्स सी क्या आप कहती हैं आगे. ये शायद हमारा 20th सेशन है, नॉट श्योर दो. Last time we met, we were talking about the circumstances after the Prophet came back to Mecca, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो फिर हमने देखा कि हज़रत आमना उनको लेकर मदीना वहाँ गई और फिर वहाँ से वो वापस आए और रास्ते में हज़रत आमना वो रही नहीं. तो फिर देन ही इज़ टेकन बैक टू मक्का. तो आगे कहती हैं कि ये जो जो हम तक रिवायतें पहुंची हैं, ट्रेडिशनल अकाउंट्स जो हम तक पहुंचे हैं, वो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने ग्रैंडफादर उनके फेवरेट थे उनके, तो पसंद करते थे उनको उनके ग्रैंडफादर. तो लेज़ली हेज़ल्टन कहती हैं कि इमोशनल लॉजिक यही डिमांड करेगा. कहने का मतलब इस बात का कि अगर ऐसा ना भी रहा हो, हम देखेंगे बाद में. लेज़ली हेज़ल्टन कह रहे कि विल सी कि इज इट ट्रू, वाज ही द फेवरेट, बट वेदर ही वाज और नॉट, इमोशनल लॉजिक डिमांड करता है कि ऐसा ही हो. द मुस्लिम्स वुड वांट, द ट्रेडिशन वुड वांट इट टू बी लाइक दिस, कि वो ही फेवरेट रहे हो. क्योंकि ऐसा क्यों ट्रेडिशन डिमांड करेगा, ऐसा क्यों कह रही है लेज़ली हेज़ल्टन? वो कह रही है क्योंकि ये एक रेवर्ड फिगर है, इनसे मोहब्बत है, एक रेवरेंस है. तो रेवरेंस डिमांड्स दैट दिस चाइल्ड बी शोन स्पेशल. ये हर जगह ऐसे ही होगा. और फ्रॉम ए सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी रिलीजियस फिगर हो, जैसे हज़रत ईसा है, ऐसे ही मोजेस है, या फिर हिंदुस्तान में जैसे कृष्ण है, या फिर गौतम बुद्ध हैं. सो यू वुड सी हर किसी ऐसी फिगर के साथ इन देयर चाइल्डहुड दे आर मेड स्पेशल बाई, उनको ऐसी सर्कमस्टांस में प्लेस करना जो यूनिक टू देम होगी. सो रेवरेंस डिमांड्स दिस. तो इसी बात को कह रही हैं लेज़ली हेज़ल्टन कि दिस इज आफ्टर ऑल व्हाट इमोशनल लॉजिक डिमांड्स. फॉर बिलीविंग मुस्लिम्स द आइडिया ऑफ सच ए ट्रेजर्ड फिगर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी फिगर है कि जो कॉमन मुसलमान है वो बिल्कुल ही इस चीज़ को, मतलब ही, इट्स अनफैथमेबल फॉर हिम टू थिंक दैट सच ए फिगर कैन बी इग्नोर्ड इन इट्स चाइल्डहुड. उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जबकि सोशल रियलिटी ये हो सकती है. तो कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है. कॉमन मुस्लिम, एक बिलीविंग मुस्लिम आएगा, इट वुड हर्ट हिम. तो द रियलिटी ऑफ 6th century मक्का वुड बी सबज्यूम टू ए मोर कंफर्टिंग वन. अब होगा क्या, तब क्या तब्दीली लाएंगे? ये तब्दीली लाएंगे कि अ, जो मक्का की हार्श रियलिटी है इस एरा की, हर जगह की हार्श ही रियलिटी है, यहाँ की भी हार्श ही रियलिटी है. अच्छा, ये हार्श रियलिटी को भी थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा. इसमें भी थोड़ा सा एक, आई डोंट नो वेदर वी कैन कॉल इट ए सिंड्रोम और व्हाट, ये मॉडर्न मैन का सिंड्रोम है कि जो भी इससे पहले था वो इससे बुरा ही रहा होगा. और ये भी बड़ा इनग्रेन करके काइंड ऑफ, मतलब इसको अगर कोई चैलेंज करेगा तो लोग हैरान हो जाएंगे कि कैसी बात कर रहे हैं. एंड पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ जो मेडिवल कंस्ट्रक्शंस टीवी सीरियल्स या मूवीज़ में होती है, दे आर बारबेरिक. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मशहूर टीवी सीरीज़ हैं, उनमें जैसे जो गलियां चलने की हैं वो कीचड़ से भरी होती हैं, और उसमें देन देयर वुड बी पिग्स एंड अदर एनिमल्स उस कीचड़ में लथपथ, और उसी में कुछ लोग भी लथपथ होंगे. एंड देयर क्लोथ्स दे डोंट वॉश, देयर बियर्ड्स दे आर नॉट प्रॉपरली
उनको मैनेज नहीं किया है, चेहरे वो धोते नहीं हैं, उनके दांत येलो दिखाए जाते हैं हमेशा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर एग्जांपल दे टेंड टू शो द मॉडर्न मैन तुम कितने सोफिस्टिकेटेड हो। तो देखो तुम्हारा रूम देखो कितना खूबसूरत है, साफ सुथरा है। और फिर एंशियंट मिडिवल रूम देखेंगे तो वो इतना ही बुरा होता है। बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। देयर इज सम रियलिटी टू इट, दैट्स ऑफ कोर्स ट्रू। एसफाल्ट बेस्ड रास्ते नहीं होते थे, बट रास्ते कीचड़ से लथपथ होते थे, ये भी ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली घर खूबसूरत नहीं होते थे ऐसी बात नहीं है। पीपल यूज टू ग्रूम themselves, देयर आर बुक्स ऑन ग्रूमिंग। तो they would groom themselves. They knew order of mouth, for example. They knew how to control it, how to keep it, how to keep personal hygiene. They knew it. तो डिफरेंट श्रृंगार एट्सेट्रा ब्यूटी के ये सारी चीज़ें उनको पता थी। तो मॉडर्न मैन को दिखाने के लिए कि ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन है यही द बेस्ट है। तो उस सब का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो होता है, जो बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ ईयर्स है, जो उसको खुद भी नहीं पता होती है उसके साथ हो रखी होती है। और कैसे हुई होती है? ये छोटे छोटे इंजेक्शन हियर एंड देयर, कि पहले ये होता था फिर ये होता था, तो वो पुराने ज़माने का सिर्फ बुरा बताया जाएगा कि वो जो होता था, और इस ज़माने का सिर्फ अच्छा बताया जाएगा जो होता है। अदरवाइज जितनी सोसाइटी मॉडर्न अनजस्ट है, ह्यूमन ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नेवर सीन मोर अनजस्ट सोसाइटी। इससे ज़्यादा अनजस्ट सोसाइटी कभी इंसानों ने देखी ही नहीं है। जस्टिस यूज टू बी, मतलब जो सबसे अनजस्ट किंग्स होंगे ना, वो भी खुद को जस्ट ही कहते थे। जस्टिस को वो बिल्कुल पैरामाउंट मानते थे। एंशियंट्स, दे वुड एटलीस्ट अपीयर टू मेक जस्टिस। दे वुड एटलीस्ट से अपनी ही पीठ थपथपाने के लिए, क्योंकि a king that was known to be a just king would be respected a lot. So for political reasons they would do justice, and to their enemies they would do more of it. तो खैर, without getting into that detail, uh, यहाँ पे भी उसकी थोड़ी सी एक हिंट है, द हार्श रियलिटी ऑफ मक्का। तो 6th सेंचुरी का जो हार्श रियलिटी है, तो एक कॉमन मुस्लिम लेस्ली हेजल्टन वुड से कि वुड वांट सम कंफर्ट, कि यहाँ पे द फादर इज डाइंग, द मदर इज डाइंग, वी कैन नॉट हैव मोर ऑफ इट, सो प्लीज गिव हिम सम रेस्पाइट नाउ। सो फॉर गिविंग दैट रेस्पाइट, द डबली ऑर्फन बॉय now has to find some solace in his grandfather's feet. तो वहाँ पे ही वुड हियर द लेजेंड्स ऑफ द क्लैन। और किन से ये सुनेंगे? उनसे जो खुद एक लेजेंड है, जो खुद एक इन सारे लेजेंड्स का पार्ट भी रहे हैं, हु प्लेड सेंट्रल रोल इन मेनी ऑफ दीज लेजेंड्स हिमसेल्फ। तो दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब लेकिन अब ओल्ड हो चुके हैं, ये भी आपको समझना है। इज वेरी ओल्ड। लेस्ली हेजल्टन कॉल्स हिम इनफर्म। तो प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबी जो होती है ना वो ओल्ड एज, काफ़ी सारे लोगों की प्रोलॉन्ग चलती है, एंड उसमें जो कमज़ोरी होती है, तो दैट काइंड ऑफ, सो छड़ी लेकर चलना भी इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। So that's the kind of old we are talking about. And yet he would each day वो सहन में जाते थे खाना काबा के उसके आसपास ही कहीं पे, he would have his own little एक पालना टाइप ना, जैसे जैसे डोली होती है आजकल के ज़माने में, वैसे ही। so it would be taken there and उसको बिछाया जाता था, ऊपर थोड़ा सा शेड है, तो उस पे वो बैठते थे, एंड दैट वाज हिज प्लेस वेयर ही वुड बी ऑनर्ड एज वेल, क्योंकि he was very old, and that in itself was respected among Arabs, and then he had sons, that was also respected. तो he would be talked to, वो anecdotes etc इनसे लिए जाते थे ना, old wisdom। तो लेज़ली हेजल्टन कहते हैं, इट्स टेम्पटिंग टू इमेजिन हिज आइज लाइटिंग अप एज हिज फेवरेट ग्रैंडसन क्लाइम्स ऑन टू द लिटर बिसाइड हिम। तो मतलब ये टेम्पटिंग है हमारे लिए कि हम इसके बारे में सोचें कि कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके उस पालने पे क्या कहेंगे उसको, आई डोंट नो, दीवान और वटेवर जैसे भी ये रहा होगा, तो उस पे वो चढ़ते होंगे विद आइज वाइड ओपन, एंड ही वुड लिसन टू दिस ओल्ड मैन कि कैस क्या हेरिटेज है हमारी, एंड द हेरिटेज इज़ वेरी रिच, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, एंड लाइक द रग्स, जो उसकी टेपेस्ट्री है, जो उसकी
एम्ब्रॉयडरी है उसी की तरह। तो ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन वेयर इज शी प्लेसिंग लेज़ली हेजल्टन ऑल ऑफ दिस? शी इज ट्राइंग टू टेल अस, जो पहले उन्होंने डिस्कस किया है, कि फॉर ए पर्सन ये जो स्टेज है, इस स्टेज में वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। यहीं पे हमने शायद पिछला सेशन भी मुकम्मल किया था, दैट द प्रॉफिट वुड हैव वंडर्ड व्हाट्स माय रोल इन दिस सोसाइटी, हु एम आई। बिकॉज पहचान जिन चीज़ों से होती थी वो उनके पास नहीं है अब। दिस फादर इज़ नॉट देयर, अब मदर भी नहीं है। तो अब देखिए ये उसी की के अराउंड शी इज़ निटिंग, एंड शी इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि यहाँ से कुछ एक बूंदे तो मिली होंगी। तो व्हेन द प्रॉफिट वुड हैव हर्ड हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, तो वहाँ से उनको एंसेस्ट्री के बारे में पता चल गया होगा, हिज ब्राइड इन मैक्कन टर्म्स। क्योंकि व्हाट यू वर, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये डिटरमिन होता था कि आपके फोर फादर्स कौन हैं। ये इस हद तक का था इस सोसाइटी में कि प्रैक्टिकली कल्ट्स होते थे एंसेस्टर्स के, उनके टूम्स होते थे जिनको जिनकी बड़ी इज्जत होती थी, और इस हद तक की इज्जत होती थी कि उनकी इबादत होती थी। सो जो आपके बुजुर्ग गुजरे हुए हैं, पेरेंट्स, फोर फादर्स, एंसेस्टर्स, दे वुड इवन बी वर्शिप्ड। और ये जो रेवरेंस है, लेज़ली हेजल्टन कहते हैं, ये अभी भी मौजूद है मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। हज़रत इब्राहीम का टूम इन हेब्रॉन, टू दोज ऑफ फेम्ड रबाइज एंड इमाम्स ऑफ मुस्लिम्स, वो अभी भी मौजूद हैं और उनकी अभी भी इज्जत होती है। लेकिन सवाल हमारे पास ये है, लेज़ली हेजल्टन कहती हैं, कि ये जो यंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, व्हाट कंफर्ट वुड यू डिराइव फ्रॉम दिस एंसेस्ट्री? ये सब बातें सुनकर व्हाट्स हैपनिंग टू हिम, इसका वो क्या बनाएंगे, क्या है ये, व्हाट सेंस वुड ही मेक आउट ऑफ इट? व्हाट सेंस वुड ही मेक अप, फॉर एग्जांपल, ऑफ दैट स्टोरी कि हाउ ही केम इनटू बीइंग, जो स्टोरी हमने स्टार्ट में बोली थी, कि कैसे ही वॉज ऑलमोस्ट नॉट कंसीव्ड, कैसे ऑलमोस्ट हिज फादर डाइड इवन बिफोर मैरिज। हमने वो बात की ना कि कैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने कसम खाई कि आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस माई सन, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी हज़रत अब्दुल्ला, एंड देन इट टर्न्ड आउट टू बी हज़रत अब्दुल्ला अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक, तो व्हाट सेंस वुड a young man make of such a story? क्या सोचा होगा उन्होंने कि मेरे फादर को, माय फादर वुड हैव बीन, दिस इज द पर्सन हु वुड हैव मर्डर्ड हिम इन फ्रंट ऑफ ए स्टोन? hmm? Or did he also take it as a mark of being a special child, the way Muslims later took it as? दोनों हो सकते हैं। डिज्नी हेजल्टन कहती है कि क्या किया होगा, कैसे रिएक्ट किया होगा इस बच्चे ने, या फिर did it grew did it give the boy a sense of pride कि वो कौन है, a kind of memory of greatness, कि देखो these are all the circumstances जिसमें मैं पैदा हुआ, ये मैं I'm strong and I am the chosen one. So was that there? तो लेस्ली हेजल्टन कहती है this was surely what was intended. इनको ये कहानियाँ शायद इसीलिए कही गई होंगी, लेकिन ये भी साइड नहीं किया जा सकता है। One can't help thinking that a child with neither father nor mother may have heard it another way altogether. That he would not have felt pride, he would have felt horror. How? So why does Leslie Hazelden tell us this? मैंने आपको हिस्टोरियन का काम समझाया है। हिस्टोरियन का काम इतना ही नहीं है कि फैक्ट्स को आपके सामने प्रेजेंट करे। हिस्टोरियन का काम है कि वो जैसे हुए वैसे क्यों हुए। हिस्टोरियन के लिए खुदा नहीं है,
देयर इज नो गॉड, मॉडर्न हिस्टोरियन के लिए देयर इज नो गॉड. So they have to explain everything from a purely historical prism. Now the prophet is later going to be a critique of idol worship. He is going to be, his God is going to be entirely non-physical. कि ये पेड़ खुदा नहीं है, ये पत्थर खुदा नहीं है. So he's going to emphasize a lot on that. Now, for making a case for that, Leslie Hazelton has to show now that why the prophet became like that. This is why he became like that. From a purely religious point of view, there is altogether a different reason. तो उसमें नबूवत है, prophethood है, and God's command है. लेकिन for a historian ऐसा कुछ नहीं है. There is no God. ठीक. मतलब a historian can be a believer in God, but when he is doing history, he is not invoking God. The way a scientist है, scientist can be, मतलब एक scientist है जो खुदा पे भी मानते हैं, मुस्लिम है, ज्यू है, क्रिश्चियन है, हिंदू है. लेकिन जब वो लैब में अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो कोई चीज़ वो देख रहे होते हैं कि ऐसा हुआ, तो उस टाइम नहीं कहते कि ये भगवान ने किया, ये खुदा ने किया. नहीं, वो उसका फिजिकल रीज़न ढूंढते हैं कि ये क्यों हुआ. वैसे ही जब हिस्टोरियन कोई चीज़ कहता है, देखता है कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ, तो वो ऐसे नहीं कहता कि ये खुदा ने किया. जैसे कुरान आया तो मुसलमानों का क्या अकीदा, मुसलमान कहेंगे तो ये तो अल्लाह का कलाम है, खुदा का कलाम है. तो हिस्टोरियन नहीं बोलेगा ये खुदा का कलाम है. हिस्टोरियन बोलेगा कि ये 7th सेंचुरी अरेबिया का प्रोडक्ट है. किसने लिखा, फिर उस पर वो बहस करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली XYZ wrote it, Prophet Muhammad wrote it, or whatever. So they are going to work like that. There is no God. Similarly, when a person does an act, उसकी भी explanation ऐसे ही निकलेगी, secular explanation. So for placing a prophet at a place where he critiques these idols made of stones, so Leslie Hazelton has to show that there is something in the beginning which would have made him averse to it. Now, where does she find it? She finds it in the story of Hazrat Abdullah being sacrificed. Almost. तो उसी कहानी को जिसको ट्रेडिशनल्स ने ऐसे बताया कि इट गेव हिम ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसको लेज़ली हेजल्टन ने कहा कि हो सकता है आइडेंटिटी दी हो, लेकिन इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जब उनके सामने ये कहानी बयान की गई होगी कि योर फादर वॉज ऑलमोस्ट सैक्रिफाइस्ड इन फ्रंट ऑफ एन आइडल. तो ही वुड हैव ग्रोन दिस डिसलाइक अ हॉरर. ठीक, तो इस वजह से वो ये कह रही है. You have to understand all of these tools to make sense of what you are reading. Otherwise, ये छोटे छोटे इंजेक्शंस आपके साथ होते रहते हैं. For all he knew, the old man could kill him as easily. कि इस बच्चे ने इसको ऐसे सोचा होगा कि if this could happen to my father, this could happen to me as well. In fact, the whole issue is probably moot. ये जो पूरी बात ही है ये अनसर्टन है और इसकी कोई ज़्यादा रेलेवेंस भी नहीं है. क्यों? क्योंकि लेज़ली हेजल्टन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ही नेवर हर्ड द स्टोरी फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. इनने बचपन में कहानी के साथ एनकाउंटर किया ही नहीं. बिफोर व्हाट फिलिप एरीज वुड कॉल द इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड, चिल्ड्रन वेर सिंपली स्मॉल एडल्ट्स. अच्छा, आप लोग भी हैरान ही होंगे इस चीज़ को सुन के कि ये क्या कह दिया, हमारे तो बच्चे होते हैं. पुराने ज़माने में बच्चे नहीं थे, स्मॉल एडल्ट्स थे. फिलिप एरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क को इन्होंने कोट किया. यहाँ से आपको एक और सवाल का जवाब मिलेगा. आप में से भी कुछ लोग हैं जिनने मुझसे ये सवाल पास्ट में पूछा है कि हाउ डू वी गेट टू नो दीज गुड वर्क्स एंड गुड बुक्स. तो मैंने आपको बोला, स्टे इन गुड कंपनी, दे वुड टेल यू गुड बुक्स. रीड गुड बुक्स, दे वुड टेल यू मोर गुड बुक्स. तो हियर इज एन एग्जाम्पल, फिलिप एरीज. इनको कोट किया इन्होंने, तो फिलिप एरीज जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ी हस्ती है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये. तो यहाँ पे ये अब इसको क्यों कह रही हैं, ये कहना चाह रही हैं हमसे कि हमारा जो इस वक्त का प्रिज्म है, वी आर लुकिंग एट द प्रॉफिट एज ए चाइल्ड, बट ही इज़ नॉट.
ही इज़ नॉट अ चाइल्ड इन हिज सोसाइटी, ही इज़ अ यंग अडल्ट, ही इज़ एन अडल्ट इन हिज सोसाइटी। ये जिस बुक को कोट कर रही हैं ये एक लैंडमार्क टेक्स्ट है, और ये हमारे लिए रेलिवेंट है इस पे एक आध मिनट बिताना, क्योंकि हमारा सिर्फ एक बुक को ख़त्म करने का मकसद नहीं होता, हमारा मकसद होता है समझने का चीज़ों को। So develop understanding. At the end of the session, we would have understood more. फिलिप एरीज की जो बुक है इसका नाम है सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड। सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड एक हिस्ट्री है चाइल्डहुड की, कि चाइल्डहुड परसेप्शन, चाइल्डहुड होता कैसे था पास्ट में, फिर मिडिवल वर्ल्ड में, ऐसे करते करते ये उसकी हिस्ट्री है। और इस किताब का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है कि जो चाइल्डहुड है एज ए डिस्टिंक्ट और एक रिकग्नाइज्ड फेज इन लाइफ, जिसके अपने खुद यूनिक नेचर होता है, यूनिक नीड्स होते हैं, ये मॉडर्न कंसेप्ट है जो मॉडर्न एरा में इमर्ज हुआ, ये ऐसे नहीं था पास्ट में। एरीज आर्ग्यू करते हैं अपनी इस किताब में कि जो मिडिवल सोसाइटी थी इसमें चिल्ड्रन को चिल्ड्रन नहीं देखा जाता था, एडल्ट्स की तरह देखा जाता है। यस, दे आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल एडल्ट्स, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको उस वजह से नहीं दिया जाता था क्योंकि वो स्मॉल है। डिस्टिंक्टिव क्लोथिंग कोई उनकी नहीं होती थी जो बच्चों की क्लोथिंग होती थी, दे वुड वियर व्हाट एडल्ट्स वियर, जस्ट स्मॉल इन साइज। फिर वो कहते हैं कि 17वीं सदी में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा, तो देन दे स्टार्टेड विविंग चाइल्डहुड एज अ वेरी यूनिक स्टेज, और फिर ये 18th सेंचुरी आते आते वो हो गया ना, सीमेंट हो गया, और फिर बच्चों को गिविंग देम स्पेशल अटेंशन एंड केयर ये फिर स्टार्ट हुआ। तो ऐसा एरीज कहते हैं। तो एरीज इसकी एविडेंस भी बड़ी सारी देते हैं, अगर आप भी ध्यान दें, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह आप अपने ज़माने में भी देखें पुराना जो है, तो बच्चे कब तक वर्क करते थे फैक्ट्रीज एटसेट्रा में, तो अब आपके लिए ये हॉरर है कि हाउ कैन चिल्ड्रन बी वर्किंग इन फैक्ट्रीज। दे वर नॉट चिल्ड्रन वर्किंग इन फैक्ट्रीज, दे वर यंग अडल्ट्स वर्किंग इन फैक्ट्रीज। तो एरीज भी ऐसे ही एविडेंसेस लेते हैं, तो पेंटिंग्स, ग्रेव स्टोन्स, फर्नीचर, स्कूल के रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि सोसाइटी का परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन होता क्या था पास्ट में। और फिर वो दिखाते हैं कि जो शिफ्ट हुआ फ्रॉम बिकमिंग एडल्ट्स टू चिल्ड्रन, दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन सोसाइटी, लाइक फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस, एजुकेशनल प्रैक्टिस में चेंजेस, और इन सब चीज़ों की वजह से चाइल्डहुड इनोसेंस और चाइल्डहुड डेवलपमेंट में बहुत ध्यान जाने लगा। तो एरीज आर्ग्यू करते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई इसकी वजह से ही ये कंसेप्ट इमर्ज हुआ चाइल्डहुड का, अदरवाइज ये नहीं था। ठीक है। और ये तो इनकी बात हो गई फिलिप एरीज की मिस ये इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड। अच्छा, इसका ऐसी बात नहीं है कि यू हैव टू टेक इट ऑन इट्स फेस वैल्यू, ही हैज़ बीन क्रिटिक्ड एज वेल ऑन दिस। व्हाट डू आई बिलीव पर्सनली, आई वुड साइड विद एरीज, बट नॉट ही इज ऑन द एक्सट्रीम में, इतना एक्सट्रीम नहीं कि बिल्कुल बच्चे का कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक। तो बट आई डोंट थिंक कि दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव एज वेल। मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि वो ये भी कह रहे हैं कि कोई चाइल्ड ही नहीं था कभी। अलबत्ता जो इनकी बात है, आई थिंक आई एग्री विद दैट, दे वर यंग अडल्ट्स, दैट्स व्हाट दे एक्चुअली आर एज वेल। ये हमारी जनरेशन ने हमारे बच्चों को छुई मुई बनाया है, एंशिएंट्स एंड मिडिवल्स बच्चों को छुई मुई नहीं बनाते थे, ये एक हकीकत है। और इस वक्त भी अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे डाली जाती है, दे डोंट फेल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर। दैट मीन्स द children of chaos, they are still able to walk ahead। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाते। जैसे जिस बच्चे को रोज़ सुबह उठ के दूध लाना पड़ता है, और वो वाला बच्चा जिसको दूध नहीं लाना पड़ता अपनी फैमिली के लिए, ऐसा नहीं है कि वंस डेवलपमेंट इज़ रिटार्डेड, ऐसा नहीं है, द वन हु गेट्स मिल्क फॉर हिज फैमिली। सिमिलरली अगर कोई बच्चा है जिसको घर में ये करना पड़ता है, हेल्प करनी पड़ती है फैमिली के अंदर से, विद डेली शोर्स से उसको बर्तन को चेक धोने पड़ते हैं, दैट चाइल्ड, उसकी डेवलपमेंट रिटार्ड नहीं होती। ऐसे ही सोशल प्रेशर जिस चाइल्ड पे आ जाता है बिकॉज ऑफ फादर्स डेथ और मदर्स डेथ, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिस्टर्स या ब्रदर्स की आ जाती है, जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनकी आ जाती है, दैट चाइल्ड इज़ नॉट वर्स ऑफ एज कम्पेयर टू द वन हु डजंट हैव दैट। तो
in fact comparatively ये बच्चे they turn out to be doing well, and we gave examples in the previous session of people who were orphaned and they turned out to be good. So the point here is not that if social pressure is put on them they turn out to be better. We would rather say कि it doesn't create much difference, and probably uh, they are worse off when they become chui movies. but but a related element to this is a much more interesting aspect. ये तो हो गया invention of childhood. There is another concept which is called the myth of adolescence. कि adolescence कहाँ से आ गया? अब बच्चे के बाद वो adult बनता था, ये बीच में adolescent कब से बनने लगे हमारे नौजवान? तो इसको भी डिस्कस किया गया है. There are psychologists and there are historians as well who have argued against adolescence. कि ये जो ये आइडिया ऑफ एडोलसेंस है कि एक सेपरेट स्टेज ऑफ लाइफ है जिसमें बिटवीन योर चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, जिसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, एक डिस्टिंक्ट बिहेवियर है इस वाली एज का जिसमें यू हिट योर प्यूबर्टी एट्सेट्रा एंड देन यू गेट यूज टू योर न्यू बीइंग, जिसमें हैवी वॉइस होगी, डिफरेंट चेंजेस इन योर बॉडी होंगे. तो द पीपल हु आर्ग्यू अगेंस्ट एडोलसेंस का कंसेप्ट दे वुड आर्ग्यू कि ये जो चाइल्डहुड से निकलते थे बच्चे, they would get integrated into adult society and this would happen much earlier as compared to what, जैसे अब वो adolescent है 19 20 21 22 तक, but that was not true. ओके 10 साल का हो गया वो अडल्ट है, 7 8 साल का हो गया वो अडल्ट है. तो अब इससे बहुत सारी चेंजेस होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल द पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड. इस वक्त अगर कोई से 18 साल का है, 17 साल का है, या कोई लड़की है 16 साल की है, एंड शी इज हैविंग पब्लिक डीलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ों की पब्लिक डीलिंग होती है, उनके फ्रेंड्स होते हैं एंड ऑल. नाउ शी और ही हैज ए 40 years old का कोई फ्रेंड और 30 years old का कोई फ्रेंड. नाउ दिस इन आवर सोसाइटी इज लाइक अ रिवोल्टिंग आइडिया कि इसके 4 फ्रेंड्स आ रहे हैं घर, दे आर लाइक 44 45 एंड ही इज ओनली 17. ये क्या है? तो मतलब अनएक्सेप्टेबल है ना ये. दिमाग में कुछ रिवोल्ट करता है इसके खिलाफ, इस आइडिया के खिलाफ. बट दैट्स नॉट ट्रू फॉर द मिडिवल वर्ल्ड. मिडिवल वर्ल्ड में द यंग वुड बी दे वुड बी डीलिंग विद द एडल्ट्स. अब आप गो बैक टू द मूवीज जो मिडिवल वर्ल्ड पे बेस्ड है, they are dealing with adults, they are making transactions with them, they are talking with them, they are fighting with them, they are doing whatever they can. So that's really different. इस वक्त their interaction with adult is guided. उस वक्त नहीं होती थी वो. उस वक्त तो completely उसको खुद करते थे. So they would take on adult responsibilities once they were physically able to do so. इसका कोई इमोशनल एस्पेक्ट ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था. और वही टाइम है इस वक्त जिसको हम एडोलसेंट ईयर के टाइम, एडोलसेंट एज कहते हैं. तो अब जो ये नई कैटेगरी एडोलसेंस की बनी है, इसके अपने एसोसिएटेड एक्सपेक्टेशंस एंड रोल्स हैं. ये आर्ग्यू कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ आर्ग्यू करते हैं कि ये डिस्टिंक्ट रोल्स और एक्सपेक्टेशंस थे ही नहीं हिस्ट्री में कभी, ये अभी का प्रोडक्ट है. एंड इससे क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है, इट एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस, और ये उनके एजुकेशन को एक्सटेंड कर देता है. ये एक्सटेंशन हुआ क्यों, ये आया कहाँ से? तो देयर आर मेनी आर्ग्यूमेंट्स. सो वी कैन आर्ग्यू लाइक जो इकोनॉमिक चेंजेस आई, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज बनी, सोशल एक्सपेक्टेशंस चेंज हुए, एजुकेशन रिफॉर्म्स हुए, उसके नतीजे में ये एक और कंसेप्ट आया एडोलसेंस का. तो वी नीडेड टू इवेलुएट हमारी कैपेसिटीज़, यंग पीपल की ज़रूरत इन इंडस्ट्री एट्सेट्रा. All of this eventually contributed to establishing something called adolescence, that it's a distinct phase which requires distinct guidance and oversight. तो अब देखिए आप, एक 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 बात जो होती है कश्मीरी कंटेक्स्ट में इन पर्टिकुलर, बट दिस इज एक्सटेंडेड टू सब कॉन्टिनेंट एंड देन टू द वर्ल्ड. बट मैं यूजुअली अपने कंटेक्स्ट में, आपने लेट मैरिज की बात सुनी होगी, लेट मैरिजेस हो रहे हैं लेट, एंड एवरीवन ब्लेम्स व्हाट, शादियां महंगी हो रही है. रबिश. ठीक. आई एम सॉरी. तो एजुकेशन इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस. बट देन
ये तो हो गया जब आपका यही होगा, जब आप सुपरफिशियल एनालिसिस करेंगे चीज़ों की, तो आप फिजिकल रीजन ढूंढेंगे जो इमीडिएट है, इस वक्त के हैं, लेकिन हिस्टोरिकल रीजंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग रीज़न, आपने एक नया एज ग्रुप ही बना दिया है बीच में, एडोलसेंस का। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट डिलेड बाई 10 ईयर्स, क्योंकि वो 10 साल ऑलमोस्ट एडोलसेंट रहता है। आफ्टर एट एज 10 यू एंटर दिस एंड यू लीव इट एट 20। So 7 to 10 years of adolescence, 7 to 10 years of delay in everything else, including your marriage. So you were supposed to get married around 19, 20. I don't know what's the legal age right now. It used to be 18, but I have heard that it has been changed to 21. So you were supposed to get married by say 18, जब legal age वो थी. But when were you getting married? At 28 or even 30. तो one of the reasons for that delay is also the psychological construct of adolescence, कि adolescent अभी अभी तो बाले हुए हैं, जबकि 10 साल पहले हुए थे। तो लेट मैरिज का ये है, और इसे एक्सटेंडेड एजुकेशन, और what more it does is it creates a longer transition to economic independence. Now that is also a precursor to marriage, economic independence। जैसे बच्चे के पास रोजगार है, ठीक, फिर हम कहते हैं इसकी शादी करा दो। अब रोजगार ही नहीं है तो शादी कैसे होगी? फिर अब रोजगार होगा कैसे जब वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए फाइट ही नहीं कर रहा है? वो तो अभी बच्चा है, वो 18 साल का है, तो वो रोजगार के लिए क्यों फाइट करेगा? रोजगार की जिम्मेवारी तो किसी और की है, जो 30s में होता है, 40s में होता है। अभी अभी तो स्कूल से निकला है, इस पे रोजगार की जिम्मेवारी कैसे डाल दे? ठीक। तो बाय एक्सटेंडिंग एडोलसेंस एज ए न्यू फेज, दे economic independence also gets delayed, which again causes delay in marriages. So a lot of people think it's very simple, कर दो blame, caste system है। कोई caste system नहीं है, जाके पढ़ाई करो, ठीक है? तो uh, so there are much more nuances to it. uh, um, here the people who argue against it, they would say they would also need to define all of these things that are associated with adolescence, like risk taking, emotional instability, conflict between adults and young. तो द क्रिटिक्स यूजुअली आर्ग्यू कि ये सारी चीज़ें भी मॉडर्न कल्चरल है, ये हमारी बायोलॉजी में इनहेरेंट नहीं है, ये साइकोलॉजिकली इनग्रेन नहीं है हमारे नेचर में। सो दीज आर थिंग्स दैट हैव बीन काइंड ऑफ जो ना नया हमारे साथ किया गया है। तो दे वुड देन आर्ग्यू कि अगर इस वक्त भी, एंड देन दे गिव एविडेंसेस ऑफ कल्चर्स जहाँ पे ऐसा होता है, कि in cultures where young people they are integrated into adult society and they are given responsibilities more directly। और आज भी ये आप अपने घर में कर सकते हैं, गिव चिल्ड्रन रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली एंड यू वुड सी देम दे आर एबल टू फुलफिल देम। एंड दे वुड से कि जो भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इन पर्टिकुलर, और अब हमारे यहाँ भी जो टिपिकल फीचर्स हैं एडोलसेंस के, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी एट्सेट्रा, ये सारा ख़त्म हो जाता है। आई गिव एन एग्जांपल फ्रॉम माई ओन लाइफ। मैं बहुत छोटा था, मतलब मॉडर्न कंस्ट्रक्ट के हिसाब से मैं एक चाइल्ड था, एंड माई फादर सेंड मी टू श्रीनगर वन डे। तब फोन्स भी नहीं होते थे। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज सेंट टू श्रीनगर एंड आई केम बैक, शाम में आया, मैं कोई काम से भेजा था मेरे अब्बू ने मुझे। मैं शाम में वापस आया, और फिर धीरे धीरे बात फैली, रिश्तेदार एट्सेट्रा, एवरीवन वाज लाइक हाउ डेयर यू, कि ऐसे बच्चे को भेजते हैं क्या श्रीनगर? नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट, लुक एट इट नाउ, कि आई वाज गिवन दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वाज एबल टू फुलफिल इट बड़े आराम से, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई पूरे दिन। बट वाई वॉज आई मेड टू थिंक दैट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू इट? हु मेड मी थिंक दैट? सो प्रोबेबली दिस, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ दिस myth ऑफ एडोलसेंस, कि अभी बच्चा है, कहाँ कर पाएगा, इसको कहाँ आएगा गाड़ी में चढ़ना। नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट, गाड़ी में चढ़ना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। यू जस्ट हैव टू ओपन द डोर एंड सिट इन इट। वी आर ट्रेन टू सिट बचपन से ही। ड्राइवर अंकल, ड्राइवर अंकल, श्रीनगर जाना है।
तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, गाड़ी पर लिखा होता है कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है। ठीक है। तो खैर, दिस इज व्हाट दे आर्ग्यू। And if adolescence is really a myth and childhood is really an invention, then it's important that we also understand that these would lead to a drift away from traditional way of being, be it the Hindu way of being, the Muslim way of being, the Christian way of being, or all traditional ways of being. तो हमारा कंटेक्स्ट यूजुअली इस्लामिक होता है, तो इस्लामिक व्यूज ऑन फैमिली, कम्युनिटी रोल्स एंड ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, दैट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। तो चाइल्डहुड को प्रोलॉन्ग करना, एडोलसेंस को बीच में इनकॉर्पोरेट करना, तो दिस कैन बी व्यूड देन एज समथिंग विच सर्व्स। कार्ल मार्क्स कहते थे ना कि मेरे से सुपर स्ट्रक्चर की बात नहीं करो, मेरे से सब स्ट्रक्चर की बात करो। और क्योंकि ये जितना भी सुपर स्ट्रक्चर होता है ये सर्व करता है सब स्ट्रक्चर क्या है। एंड ही वाज राइट व्हेन ही सेड सो, इन माय ओपिनियन। तो then we can say कि it would be serving some end, and that's very important for the traditionalists to understand, and this traditionalists here mean from any tradition whatsoever, कि what's happening to their traditions because of this. So it would be serving the ends which are quite modern. Uh, Capitalism, probably. That's what Karl Marx would definitely say. Uh, and once you start thinking about it, and you would realize कि yes, it does benefit that. जैसे ये prolonged education system, delayed entry workforce में कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। ये बच्चे क्या होते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम बच्चों और बड़ों को जो 70s से अबो होते हैं और 20 से नीचे होते हैं, 18 से नीचे होते हैं, हम इनको कंज्यूमर्स की तरह देखते हैं। सो दीज आर डिपेंडेंट्स, ये सिर्फ कंज्यूम करते हैं, कोई प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल हमारी यंगर पॉपुलेशन में डेवलप करता है। अब देखिए, जब 12 साल का है और उसको काम करना पड़ रहा है, उसको खुद अर्न करना पड़ता है अपने लिए, तो वो डेवलप कौन से, दे वुड डेवलप थ्रिफ्ट फॉर एग्जांपल, कैसे अच्छे से खर्च करना होता है अपना पैसा, वो ये सीखेंगे। लेकिन दे आर इनटू देयर अडल्टहुड अकॉर्डिंग टू द पीपल हु क्रिटिक एडोलसेंस। वो कह रहे हैं ये अब एडल्ट हैं, और ये 10 साल अपने एडल्टहुड के बिताते हैं एज कंज्यूमर्स, जो डिपेंडेंट है फैमिली पे, मदर और फादर पे। ये बिहेवियर वो आगे ले जाते हैं एज कंज्यूमर्स, दे देयर लाइफस्टाइल बिकम्स कंज्यूमरिस्ट। और फिर क्या होगा, अब वो अर्न भी करेंगे, दे वुड ड्राइव दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज अप, दे वुड सर्व देयर एंड। सो दिस इज वन मोर वे ऑफ लुकिंग एट इट। आर वी गोइंग टू डिसाइड ऑन इट टुडे? फैसला हो गया, अब कोई एडोलसेंस नहीं होता, कोई चाइल्डहुड नहीं होता? नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। इट इज़ जस्ट थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट व्यू ऑफ लाइफ आपको देना कि दुनिया इतनी सिंपल नहीं है जितनी लोगों को लगती है। अब in the context of the book we are reading, because we are reading the prophet's life sallallahu alaihi wasallam, then also this becomes important, because a lot of fuss has been made around his marriages. Now keep in context this view as well. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हजरत आयशा फरमाती है, एंड इट्स हर ओन वर्ड्स, शी सेज when a girl hits this age she is a woman. This is what she says herself. तो खैर, जब वो आएगा आगे तो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात छिड़ी, फिलिप एरीज वुड कॉल इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड। विद सच हाई मोर्टेलिटी रेट्स, लोग बचते ही कहाँ थे, सबकी मौत होना ही जनरल ट्रेंड था। तो अगर ऐसा हाल है, पीपल डाई इजीली एंड मोर पीपल डाई देन लिव, देन दोज दैट लिव, तो there is no room for such sentiment. You have to get on with your work, get up and do your work. So there is no need for becoming a छुई मुई। तो अगर ऐसा सेंटिमेंट इसकी जगह ही नहीं है, तो ऑर्फन्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रही होगी। और अगर
लेस्ली हेजल्टन कहती हैं इफ अब्दुल मुतल्लिब इवन रजिस्टर्ड द बॉयज एग्जिस्टेंस के ओके ही इज देयर, येट इट वाज नॉट कि कोई स्पेशल एग्जिस्टेंस है ये, ऐसा नहीं रहा होगा, जस्ट अनदर चाइल्ड, क्या है कोई आसपास, उनके लिए कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं रहा होगा, क्योंकि चाइल्ड है ही नहीं, एक यंग अडल्ट है, देयर आर मेनी लाइक हिम एंड गेट अप एंड डू योर वर्क काइंड ऑफ सीन है कि व्हाई आर यू सिटिंग हियर। तो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सपेक्टिव से लेस्ली हेजल्टन कहती है अगर वो अपने ग्रैंडफादर को देखते होंगे और ऐसे नहीं देखते होंगे जैसे हमसे कहा गया है कि वो एक पालने पे बैठे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं एंड ऑल, नो, ही इज गोइंग टू लुक एट हिम एज अ डिस्टेंट फिगर, ही इज गोइंग टू concentrate on his work, he's not going to pay attention to his being as a grandfather, that's all, no. So she says he is going to look at him as a remote figure, too highly placed to pay attention to. ठीक, तो that's going to be the view. तो इसकी वजह से he would not even have dared approach him इतना easily the way it is talked about in tradition, because he would have known that he would be shooed away. वो क्या यहाँ बातें सुनने आए हो, अपना काम करो, काम से मतलब रखो, because that's how adults would be treated, and this is an era childhood did not exist. So they would tell him make yourself useful etc. So they would concentrate more on getting the work done. तो लेज़ी हेजल्टन कहती है he had have been grateful in the end to be simply ignored. ऐसे माशरे में अगर आपको सिंपली वो इग्नोर कर रहे हैं वही आपके लिए बेहतर है, तो वो उसमें भी बड़े खुश रहे होंगे कि इफ़ ही हैज़ बीन इग्नोर्ड, अगर उनको उस इग्नोर करने से क्या होगा, ही वुड गेट ए रूम टू लर्न, and this is important for the marginalized. Why is he marginalized? You would have to think about that as well, because he is from Quraysh, the Quraysh. It is the best of the best in Arabia. And he is living in Mecca, once again the best of the best. And then he belongs to Banu Hashim, which is again a respected clan within the Quraysh. Why would he be called marginalized? We talked about this. He is marginalized because of his orphanhood. तो ये एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे ancestry matters a lot, and then विरासत, whatever wealth you would get from your father, etc. And this is a culture where people live in protection of your father, of your grandfather, and these things would matter later when he would become a prophet, when he would announce his prophethood rather. So because he is doubly orphaned, he's marginalized in that sense. So he's only a mouth to feed. ये मसला है. And the marginalized, they have to learn, they have to stand up, they have to adapt, they have to learn to survive. For others, it comes naturally. Because this is a boy who doesn't have any birthright. Everyone has a birthright. Everyone has a father to go back to, not this person. And his existence was conditional. And it would depend on what? Conditional का मतलब कि इनकी एग्जिस्टेंस ही किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है. किस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि ये कितना अनऑब्ट्रूसिव रहे. दैट मीन्स ये हाउ मच ही इज एबल टू जेल इन पीपल. तो दैट मीन्स ही वुड नीड टू कीप हिमसेल्फ इन द बैकग्राउंड, दिखे ना ज़्यादा. ऑब्ट्रूसिव के लिए उर्दू में क्या वर्ड होगा, जो नज़र में खटकता है कोई चीज़. सो ही कैन नॉट बी दैट, because if he becomes a pain for people, he's already marginalized, and God knows what would happen then. So he cannot afford that as well, the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he has to remain in the shadows, in the vicinity. He cannot choose to remain completely aloof. Why? Because he has to learn to survive. So बिल्कुल ही वैसे भी नहीं रह सकते, और बिल्कुल ही सेंट्रल पार्ट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, बिकॉज तब उनकी प्रेजेंस खलेगी. एंड हु इज ही? पीपल वुड बी लाइक दिस इज द सन ऑफ सो एंड सो, दिस इज द सन ऑफ सो एंड सो. हु इज ही? व्हाई इज ही आर्ग्यूइंग? व्हाई इज ही इवन स्टैंडिंग हियर? तो
that thing. So he has to remain in the background, Leslie Hazelton says. And then she says, yet even of all of these are the places of disadvantage, yet these are precisely what would make him what he would become later. Like I said earlier, why is Leslie Hazelton telling us all of these things? She has to explain what happened later. तो जब आप बैकग्राउंड से देख रहे होते हैं चीज़ों को, जब आप खुद स्टॉर्म के अंदर नहीं होते, तो वो स्टॉर्म आपको दूर से क्लियरली दिखती है। व्हेन यू आर आउटसाइड, जब जब दो लोग आर्ग्यू कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होती वो क्या कर रहे हैं। जब आप उनको दूर से देख रहे होते हैं, आपको बेहतर पता चल रही होती है वो क्या कर रहे हैं। वंस यू आर इनसाइड द फॉरेस्ट, यू आर नॉट एबल टू सी इट्स ग्रेटनेस एंड मेजेस्टी। इट्स ग्रेटनेस एंड मेजेस्टी इज सीन फ्रॉम आउटसाइड इट। जब आप किसी पहाड़ से देखते ना कि वो जो वैली में फॉरेस्ट है, इसकी मेजेस्टी क्या है, तो ये चीज़ है। तो लेस्ली हेजल्टन सेज कि ये जो बैकग्राउंड में रहना है, एट अ डिस्टेंस रहना है, ये उनको दिखा रहा है ये हकीकत क्या है इस सारे मामले की। क्योंकि जब आप उसमें पार्टिसिपेंट होंगे, उसके अंदर होंगे, ये जो बड़े बड़े व्यापार मंडल बैठते होंगे और ये डिस्कस करते होंगे, तो व्हाट्स ही गोइंग टू बी लाइक? ही इज़ गोइंग टू बी एंटरिंग द रूम एंड लीविंग द रूम, और ही इज़ गोइंग टू डू दैट काइंड ऑफ एक्ट. He is not sitting there with the Vyapar Mandal and discussing the policies of trade for Mecca. He is not going to be one of those. He is not as privileged. Neither is he itna marginalized and downtrodden that he is not even around Mecca. He is not. He is just at the fringe. वो दरवाजे के पास है कहीं पे, और वो दोनों चीज़ें देख रहे हैं कि ये जो चाय लेने वाला था जो अंदर आया, ये जो बोरिया बिस्तरा उठाकर लाया, ये जो सामान ढो रहा है, ये उसके हालात भी देख रहा है, और ये यहाँ से इनके हालात भी देख रहा है। ये दिस पर्सन इज एबल टू सी कि जो शख्स बाहर से, जिसका पसीना लथपथ है पसीने से, जिसका जिस्म, और वो बाहर वेट कर रहा है कि उसको उसकी क्या कहते हैं, पगार मिले, उसको उसकी ना सैलरी मिले, वट एवर वेजेस वेजेस मिले, और अंदर जो वो लोग हैं वो अपने दीवानों पे लेटे हुए हंस रहे हैं। एंड देन इस पर्सन में वो जसारत भी नहीं है, वो दरवाजे को खटखटा कर बोले कि सरकार मेरा पैसा दे दीजिए मुझे, मैंने आपका सामान रख दिया। एंड इफ़ ही डेयर्स टू डू दैट, तो उनकी हंसी को उसने वो कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, एंड दे आर एंग्री ओवर हिम, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सो दिस पर्सन इज विटनेसिंग ऑल ऑफ दिस, एंड फॉर लेस्ली हेजल्टन दैट्स व्हाई ही वुड से लेटर कि एक लेबरर को उसका पसीना सूखने से पहले उसके पैसे दिया करो। So for Leslie Hazelton, she has to explain why he is saying whatever he is saying later, and she has to show that this is what he had seen in the Arab society. And now she has to explain where did he get the chance to see the Arab society. This is where he gets the chance to see the Arab society. When he was young, he was at the margins, not inside, not outside. So he was treated by his own people as one of the marginalized ones. So he was treated by his own society as one of them, but not one of them. So he could see both the sides of the coin. He couldn't help but be aware of the contradictions which were inherent in his society. ये society जो इनकी खुद की है, yet seemed to have no place for an orphan like him. He had to make sense of all of this because he was witnessing it from a vantage point which was perfectly suited for it. And this would have an effect on him. We would continue next time, inshallah.